नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग जीएस टेस्ट सीरीज के चौथे भाग के अंतर्गत 30 प्रश्नों को उनकी व्याख्या के साथ देखेंगे। यह सेशन न केवल झारखंड एसएससी के द्वारा आयोजित की जाने वाली सचिवालय सहायक प्रतियोगिता परीक्षा या बिहार दरोगा प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह आने वाले सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से यह उपयोगी सिद्ध होने वाली है। यह सेशन आपकी तैयारियों में एक सहायक भूमिका निभाएगी। साथ ही साथ इस सीरीज में मैंने उन प्रश्नों को शामिल किया है जो पूर्व की परीक्षाओं में मुख्य रूप से पूछे गए हैं। सेशन में आगे बढ़ने से पूर्व यदि आप लोग इस सेशन का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से मेरे ऐप को डाउनलोड कर उसे फ्री ऑफ कॉस्ट आप प्राप्त कर सकते हैं। ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है। तो आइए आर्या पार सीरीज का यह सेशन हम लोग प्रारंभ करते हैं तथा आज के सेशन का पहला प्रश्न है कि बहिर्मंडल, जिसे हम लोग एक्सोस्फीयर के नाम से जानते हैं, में गैसों का संयोजन क्या है। किस किस प्रकार के गैस वहां मिलते हैं, प्राप्त होते हैं। ऑप्शंस आपके दिए गए हैं। ऑप्शन ए हीलियम और हाइड्रोजन, बी नियॉन और ऑक्सीजन, सी नियॉन और ऑक्सीजन और डी नियॉन और हीलियम। तो आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से बहिर्मंडल में गैसों का संयोजन क्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। बहिर्मंडल में मुख्य रूप से हीलियम और हाइड्रोजन गैसों की प्रधानता होती है। और चूंकि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा एक्सोस्फीयर या बहिर्मंडल है पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे अंतिम स्तर है तथा इसके बारे में वर्तमान समय में बहुत ही कम जानकारियां उपलब्ध है। यह स्तर काफी विरल है, मतलब बहुत ही पतला है। साथ ही साथ इसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैस की प्रधानता दिखाई देती है। और बहिर्मंडल के पास जो पृथ्वी का वायुमंडल है इसके बाद वह आपका बाह्य अंतरिक्ष में मिल जाता है। वायुमंडल की संरचना की हम लोग बात करें तो सबसे निचले स्तर को क्षोभ मंडल कहा जाता है। उसके पश्चात समताप मंडल, ओजोन मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल का भाग आता है। अगला प्रश्न है गुरिल्ला युद्ध प्रणाली में शिवाजी का अग्रगामी किसे माना जाता है। ऑप्शंस हैं मलिक छज्जू, मलिक बकबक, मलिक अंबर या मलिक काफूर। यानी शिवाजी के पूर्व में किसने भारत में गुरिल्ला युद्ध प्रणाली प्रारंभ की जो शिवाजी के लिए एक प्रेरणा का कार्य किया था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मलिक अंबर गुरिल्ला युद्ध प्रणाली के संबंध में शिवाजी का अग्रगामी था। और मलिक अंबर जो था ये मूल रूप से इसका जन्म 1548 ईस्वी में इथियोपिया में हुआ था तथा इसका पूर्व में नाम चापू था। इसका नाम क्या था? चापू। और यह अहमदनगर, दक्षिण भारत के अहमदनगर की रियासत में वजीर के पद पर अपने कार्यों के बल पर पहुंचा था और इसने मुगलों को कड़ी टक्कर दी थी तथा गुरिल्ला युद्ध प्रणाली के अतिरिक्त इसने अहमदनगर में भू राजस्व के सुधारों के लिए भी इसे जाना जाता है। दक्षिण भारत में मलिक अंबर को दो चीजों के लिए जाना जाता है। एक था उसका भू राजस्व सुधार और दूसरा है गुरिल्ला युद्ध प्रणाली के लिए उसे जाना जाता था। अगला प्रश्न है द पॉपुलेशन बम के लेखक कौन है। ऑप्शंस आपके दिए गए हैं पॉल आर एहरलिच, बी मीडोस, सी माल्थस और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा द पॉपुलेशन बम के लेखक हैं पॉल आर एहरलिच। इन्होंने द पॉपुलेशन बम की रचना अपनी पत्नी के साथ की थी और 1968 ईस्वी में एहरलिच की प्रकाशित यह पुस्तक जनसंख्या के तीव्र प्रसार की बात कहती है और इसमें 1970 और 80 के दशक में अकाल की संभावना व्यक्त की गई थी और इसका मूल कारण बताया था कि जनसंख्या में बढ़ोतरी के कारण ही यह अकाल आने की संभावना है। अगला प्रश्न है खसरा रोग और रूबेला का कारण क्या है। ऑप्शन है आपके जीवाणु, बी विषाणु, सी प्रोटिस्टा और डी कवक। तो खसरा और रूबेला रोग का कारण क्या है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, विषाणु के कारण खसरा रोग और रूबेला रोग होता है। खसरा रोग जो है विषाणु के कारण, इसे हम लोग जर्मन खसरे के नाम से भी जानते हैं। वहीं रूबेला वायरस के कारण होता है और इस दोनों बीमारियों में
जो संक्रमित व्यक्ति होता है उसके नाक और गले से क्या होता है, स्राव की छोटी छोटी बूंदें निकलती हैं। उसके संपर्क में आने पर या उनका जो फैलाव है वह हवा के द्वारा यदि फैलता है और उसके संपर्क में कोई स्वस्थ व्यक्ति आता है तो उसे खसरा और रूबेला हो सकता है। मूल रूप से यह बच्चों की बीमारी है और इसके बचाव के लिए बच्चों को एमआर का टीका लगवाया जाता है। ध्यान रखिएगा, एमआर का टीका खसरा रोग और रूबेला रोग से बचाव के कारण बच्चों को लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, काल बैसाखी का संबंध भारत के किस राज्य से है? ऑप्शन है गुजरात, ओडिशा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो काल बैसाखी का संबंध इस प्रश्न के उत्तर में हो जाएगा ऑप्शन बी, ओडिशा का संबंध भारत में काल बैसाखी से है। और अन्य राज्यों की हम लोग बात करें तो ओडिशा के अतिरिक्त पश्चिम बंगाल, बिहार जो कि पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ जो क्षेत्र है वहां पर, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल से जुड़े हुए क्षेत्र मूल रूप से आपका साहेबगंज और गोड्डा पाकुड़, साथ में पूर्वी सिंहभूम जिला के साथ साथ पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में काल बैसाखी देखी जाती है। और इसका सर्वाधिक प्रभाव जो होता है वह भारत और बांग्लादेश में होता है। अब सबसे बड़ी बात है कि आखिर ये काल बैसाखी है क्या? तो काल बैसाखी बेसिकली मौसम की उस स्थिति को कहा जाता है कि जब मौसम कुछ समय के लिए काफी ज्यादा उग्र हो जाता है और उस स्थिति में काल बैसाखी जो है, जो हवाओं की रफ्तार होती है इसमें वह काफी भीषण होती है। भीषण तूफान आते हैं, ओलावृष्टि होती है, साथ ही साथ तड़ित झंझावात देखे जाते हैं। और इस प्रकार की घटनाएं तब होती है जब हवाओं में नमी अत्यधिक बढ़ जाती है और तापमान भी उसके साथ साथ बढ़ रहा होता है। तापमान और हवाओं में नमी के बढ़ने के कारण काल बैसाखी की उत्पत्ति होती है और इससे कन्वेक्टेड, ध्यान रखिएगा, कन्वेक्टेड बादल इससे बनते हैं जिसके कारण मौसम काफी उग्र हो जाता है। और इसका जो स्थानीय नाम है मूल रूप से हम लोग इसे नॉर्वेस्टर के नाम से या आम्र झाड़ी के नाम से, बोर्डो इसीला, असम में काल बैसाखी को बोर्डो इसीला के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक में इसे हम लोग चेरी ब्लॉसम के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है आपके धनबाद, बी नागपुर, सी कोलकाता और डी रांची। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोलकाता में कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय स्थित है और इसकी स्थापना 1 नवंबर 1975 ईस्वी को की गई थी। और कोल इंडिया लिमिटेड भारत की एक महारत्न कंपनी है। भारत की महारत्न कंपनी में शामिल कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1 नवंबर 1975 ईस्वी को की गई थी। अगला प्रश्न है, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का गठन कहाँ किया गया था? ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, बी केरल, सी महाराष्ट्र और डी पंजाब। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल में 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का गठन 22 जून 1939 ईस्वी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। तो ध्यान रखिएगा कि जब 1939 ईस्वी में कांग्रेस का त्रिपुरी संकट उत्पन्न होता है तो उस परिस्थिति में नेताजी ने कांग्रेस पार्टी के अंतर्गत फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का गठन किया था। परंतु पार्टी के गठन के कुछ दिनों के उपरांत ही नेताजी को कांग्रेस से निकाल दिया जाता है और आजादी के पश्चात यानी 1947 के पश्चात फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी को एक राजनीतिक दल के रूप में पुनर्स्थापित किया जाता है। उल्लेखनीय तथ्य है कि 1939 का जो त्रिपुरी संकट था, यह संकट मूल रूप से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के दोबारा कांग्रेस के अध्यक्ष पद के रूप में चुनाव होने के कारण उत्पन्न हुआ था। उस चुनाव में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया था, जिनके विषय में कहा जाता है कि ये महात्मा गांधी द्वारा समर्थित उम्मीदवार थे और यह हार जो थी कहीं न कहीं महात्मा गांधी की हार मानी जाती थी। यद्यपि पट्टाभी सीतारमैया की हार के बाद महात्मा गांधी ने भी कहा था कि यह पट्टाभी की हार से ज्यादा मेरी हार है। अगला प्रश्न है,
आत्मसम्मान आंदोलन किसने शुरू किया था? आत्मसम्मान आंदोलन किसने शुरू किया था? ऑप्शंस हैं CH अन्नादुरई, B EV रामास्वामी नायकर, C लक्ष्मी नरसू और D योथी थास। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आत्मसम्मान आंदोलन का शुरुआत ऑप्शन बी EV रामास्वामी नायकर पेरियार ने प्रारंभ किया था। कब? तो दिसंबर 1925 ईस्वी में पेरियार ने आत्मसम्मान आंदोलन का शुरुआत किया था और इनकी उपाधि क्या थी? पेरियार की। रामास्वामी नायकर के द्वारा अपने विचारों के प्रचार प्रसार के लिए दिसंबर 1925 में ही कूड़ी अरासू या कूदी अरासू नामक पत्रिका का प्रकाशन करना प्रारंभ किया था। और आत्मसम्मान आंदोलन को प्रारंभ करने के लिए रामास्वामी नायकर के जो प्रमुख सहयोगी थे वो कौन कौन थे? तो थिरु बी कल्याण सुंदरम, डॉक्टर नायडू, RK षणमुखम चेट्टैयार और JS कनप्पर एंड थंडापन्नी पिल्लई आदि जो हैं इनके सहयोगी थे। अगला प्रश्न है डिजिटल जेंडर एटलस किससे संबंधित है? ऑप्शन है आपके A अनुसूचित जाति की बालिकाओं से, B अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं से, C मुस्लिम समुदाय की बालिकाओं से और D इन सभी से। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डिजिटल जेंडर एटलस जो है इन सभी से संबंधित है। तो डिजिटल जेंडर एटलस है क्या? तो बालिकाओं की शिक्षा के प्रति इसे जारी किया गया है। और किन बालिकाओं की? तो अनुसूचित जाति, जनजाति और मुस्लिम समुदाय की बालिकाओं की शिक्षा से संबंधित इस जेंडर एटलस को जारी किया जाता है। जारीकर्ता कौन था? तो स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के द्वारा 9 मार्च 1915 को इसे जारी किया गया था। और स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग को इस जेंडर एटलस के विकास में यूनिसेफ, जिसे हम लोग संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के नाम से जानते हैं, यूनिसेफ ने सहयोग प्रदान किया था। अगला प्रश्न है माइटोकॉन्ड्रिया के कौन से भाग में ATP संश्लेषण की क्रिया होती है? ऑप्शन A है बाह्य है झिल्ली, B मैट्रिक्स, C आंतरिक झिल्ली और D माइटोकॉन्ड्रिया के DNA। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के कौन से भाग में ATP का संश्लेषण होता है? तो आंतरिक झिल्ली में ATP का संश्लेषण होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो अल्टमैन ने 1886 ईस्वी में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। इसे हम लोग कोशिका के ऊर्जागृह या पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से भी जानते हैं। और इसके आंतरिक झिल्ली में ATP यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का संश्लेषण होता है। और कोशिका श्वसन के दौरान जो ऊर्जा का संचयन होता है वह ATP के रूप में ही संग्रहित कर दिया जाता है। और मानव शरीर जो ऊर्जा प्राप्त करती है वह इसी ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से प्राप्त करती है। अगला प्रश्न है किस पंचायती राज संबंधी समिति ने द्विस्तरीय ढांचे की सिफारिश की थी? ऑप्शन है A बलवंत राय मेहता समिति, B अशोक मेहता समिति, C GBK राव समिति और D LM सिंघवी समिति। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन C GBK राव समिति ने सर्वप्रथम द्विस्तरीय ढांचे के पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। और पंचायती राज के विषय में सुझाव देने के लिए 1977 ईस्वी में जनता सरकार के द्वारा अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था। और इस समिति ने 1978 में अपना प्रतिवेदन जो है सरकार को प्रस्तुत कर दिया था। और इसने 3 स्तर के पंचायती राज के स्थान पर 2 स्तर के पंचायती राज्यों की सिफारिश की थी, जिसमें जिला स्तर पर जिला परिषद और निम्न स्तर पर मंडल पंचायत की सिफारिश की थी। और इस मंडल पंचायत का जो निर्माण किया जाना था यह कई गांवों को मिलाकर इसे बनाया जाना था। अगला प्रश्न है मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है आपके A निमोनिया के कारण होने वाली शिशु मृत्यु को कम करना, कम करना। B है रोटा वायरस के प्रभाव को कम करना, C है मातृक टिटनस रोग को समाप्त करना और D है शिशुओं का पूर्ण प्रतिरक्षण। तो मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन D शिशुओं का पूर्ण रूप से प्रतिरक्षण। और इस मिशन के तहत बच्चों को डिप्थीरिया, बलगम, टिटनस, पोलियो, तपेदिक, खसरा और हेपेटाइटिस बी जैसे बीमारियों से बचाने के लिए टीकाकरण किया जा रहा है।
और भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा देश भर के सभी बच्चों को टीकाकरण के अंतर्गत लाने के लिए मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत सुशासन दिवस जो कि 25 दिसंबर को मनाया जाता है, उस दिन 25 दिसंबर 2014 से इस मिशन को प्रारंभ किया गया था। उल्लेखनीय तथ्य है कि सुशासन दिवस पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस है और उसे ही 25 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, बॉल या बाउल संगीत किस राज्य का है? ऑप्शंस हैं ए पश्चिम बंगाल, बी गुजरात, सी तमिलनाडु और डी महाराष्ट्र। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बाउल संगीत पश्चिम बंगाल राज्य का है, वहां का लोक संगीत है। और बाउल जो है भारतीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के एक विशेष संप्रदाय से यह गीत जो है संबंधित है। बाउल गीतों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आत्मा का उत्थान और आध्यात्म की खोज करना। उल्लेखनीय तथ्य है कि जो बाउल गाने वाले फकीर या साधु होते हैं वो तंत्र वेद की प्रणाली में विश्वास करते हैं। ध्यान रखिएगा कि बाउल संगीत गाने वाले जो फकीर या साधु महात्मा होते हैं वो तंत्र वेद की प्रणाली में विश्वास करते हैं। अगला प्रश्न है, महासागर का सबसे गहरा हिस्सा कौन सा है? ए गहरे समुद्र का मैदान, बी महाद्वीपीय शेल्फ, सी महाद्वीपीय ढाल या डी महासागरीय गर्त। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी महासागरीय गर्त महासागर का सबसे गहरा हिस्सा होता है। और आकार की दृष्टि से देखें तो महासागरीय गर्तों को दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला भाग है खाई और दूसरा भाग है गर्त। विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो मेरियाना गर्त या मेरियाना ट्रेंच फिलीपींस द्वीप समूह के पास प्रशांत महासागर में स्थित है। ध्यान रखिएगा विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो मेरियाना ट्रेंच या मेरियाना गर्त है। अगला प्रश्न है, सुलह ए कुल का अर्थ क्या है? ऑप्शंस हैं ए सभी धर्म समान है, बी ईश्वर एक है, सी सर्वोच्च निर्माता और डी सार्वभौमिक शांति। तो सुलह ए कुल का अर्थ क्या होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सार्वभौमिक शांति। सुलह ए कुल का अर्थ होता है सार्वभौमिक शांति। और अकबर की धार्मिक नीति का जो मूल उद्देश्य था वह था सार्वभौमिक सहिष्णुता, जिसे हम लोग सुलह कुल की नीति के नाम से भी जानते हैं। अकबर की धार्मिक नीति के अंतर्गत सुलह कुल का प्रचलन देखा जाता है। और इस विचारधारा पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा था? तो अकबर के शिक्षक अब्दुल लतीफ का जो विचार था, विचारधारा थी, इस पर सर्वाधिक विचारधारा इस पर पड़ा था। सुलह कुल की नीति को हम लोग मूल रूप से सभी के साथ शांतिपूर्ण व्यवहार के सिद्धांत के रूप में भी जानते हैं। साथ ही अकबर ने इस्लामी सिद्धांत के स्थान पर अपनी सुलह कुल नीति अपनाई थी। अगला प्रश्न है, गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि क्या है? ऑप्शन ए है धुराग्र संधि पिवोट ज्वाइंट, बी अचल संधि, सी हिंज संधि और डी कंदुक खल्लिका संधि। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए धुराग्र या पिवोट ज्वाइंट। गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि को क्या कहते हैं? पिवोट ज्वाइंट कहते हैं। और धुराग्र संधि का उपयोग क्या होता है? तो शरीर को आगे पीछे और दाएं बाएं घुमाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और जिस संधि में किसी भी प्रकार का गति संवेग न हो, किसी प्रकार का गति न हो, उसे हम लोग अचल संधि कहते हैं, यानी वह एक जगह स्थिर रहती है। वहीं कंदुक खलिका संधि जो है वह शरीर के सभी दिशाओं में गति प्रदान करती है, शरीर को सभी दिशाओं में गति प्रदान करती है। कंदुक खलिका संधि जो है इसे हम लोग बॉल और सॉकेट ज्वाइंट के रूप में भी जानते हैं, जो घुटनों और कोहनी आदि जोड़ में यह दिखाई देती है। अगला प्रश्न है, सियाचिन ग्लेशियर किस घाटी में स्थित है? ऑप्शंस आपके हैं द्रास घाटी, नुब्रा घाटी, जास्कर घाटी या मरखा घाटी। सियाचिन ग्लेशियर किस घाटी में स्थित है? तो सियाचिन ग्लेशियर आपका ऑप्शन बी नुब्रा घाटी में स्थित है। और सियाचिन ग्लेशियर जो है वह पूर्वी काराकोरम, जो हिमालय का एक भाग है, पूर्वी काराकोरम में स्थित है। और यह कहाँ है? तो नुब्रा घाटी में स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर का कुल क्षेत्रफल 78 किलोमीटर है और ध्रुवों के बाहर यह सबसे बड़ा
ग्लेशियर है। इसके अतिरिक्त यदि हम लोग देखें तो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित यह एक युद्ध स्थल है, जहां न केवल भारत और पाकिस्तान, हमारा सबसे प्यारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, जो हम पर लगातार हमला करता रहता है, इसीलिए मैं इसे प्यारा पड़ोसी कहता हूं। तो हमारा प्यारा पड़ोसी पाकिस्तान और उत्तर दिशा में चाओ माओ लोग निवास करते हैं, जिसे हम लोग चीन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर कुल 3 देश हैं। चीन भी दबाव बना करके रखता है उत्तर में सियाचिन ग्लेशियर पर, और पाकिस्तान तो हमेशा से अधिकार ही करना चाहता है, परंतु भारत की सेनाएं यहाँ पर मजबूती के साथ डटी हुई हैं और ताबड़तोड़ तरीके से इन लोगों को मार पीट करके भगाती रहती हैं। अगला प्रश्न है, मुलियानगिरी शिखर किस पठार पर स्थित है? ऑप्शन ए है रांची का पठार, बी है कर्नाटक का पठार, सी है दक्कन का पठार और डी है महाराष्ट्र का पठार। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि मुलियानगिरी शिखर कर्नाटक के पठार ऑप्शन बी पर स्थित है। ध्यान रखिएगा, कर्नाटक के पठार पर मुलियानगिरी शिखर स्थित है। और कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो मुलियानगिरी चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1930 मीटर है। और कर्नाटक के वेस्टर्न या पश्चिमी घाट में मुलियानगिरी और बाबा बुदनगिरी 2 प्रमुख पर्वत चोटियां हैं। यह पर्यटन स्थल के रूप में भी दोनों चोटियों को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में किस नदी के किनारे पर पहला अंग्रेजी कारखाना स्थापित किया गया था? ऑप्शन है आपके साबरमती, यमुना, सिंधु या हुगली नदी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हुगली नदी के किनारे अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। और 1651 ईस्वी में ब्रिजमैन के नेतृत्व में बंगाल में हुगली नदी के किनारे प्रथम अंग्रेज कारखाने की स्थापना हुई थी। और हुगली के पश्चात अंग्रेजों ने कासिम बाजार, पटना और राजमहल में अपने कारखाने खोले थे। यद्यपि दक्षिण भारत में अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम नामक स्थान पर अपनी पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना 1611 ईस्वी में की थी। और इसके पश्चात गुजरात के सूरत में अपनी कोठी स्थापित की थी। अगला प्रश्न है, हिमालय का मूल भाग किससे बना है? ऑप्शन ए है संगमरमर से, बी चौक से, सी चूना पत्थर से और डी ग्रेनाइट से। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिमालय का मूल भाग ग्रेनाइट से बना हुआ है। और हिमालय की सबसे बाहरी या उत्तरी श्रेणी को हम लोग बृहत हिमालय और महान हिमालय आदि के नाम से भी जानते हैं, जिसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर के आसपास है। उल्लेखनीय तथ्य है कि नीचे का जो भाग है, हिमालय का जो कोर है, हिमालय का कोर आपका ग्रेनाइट से बना हुआ है और इसके ऊपर में अवसादी चट्टान है, ऊपर में अवसादी चट्टान से इसका निर्माण हुआ है। एक अन्य तथ्य है कि जहां पर वर्तमान समय में ट्रांस हिमालय है, वहां पर कभी टेथिस सागर हुआ करता था और इसी टेथिस सागर में जो नदियां थी अपना सारा मलबा ला करके निक्षेपित करती थी और उसी मलबे के द्वारा क्या हुआ है, हिमालय का ऊपरी भाग का निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न है, 1928 में बारदोली सत्याग्रह के प्रमुख नेता कौन थे? ऑप्शन है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी मोतीलाल नेहरू, सी जवाहरलाल नेहरू और डी महात्मा गांधी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1928 में बारदोली सत्याग्रह के प्रमुख नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और बारदोली सत्याग्रह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे संगठित, व्यापक और एक सफल आंदोलन इसे माना जाता है। और इस आंदोलन के उपरांत सरकार द्वारा जो कर बढ़ाए गए थे उसमें 30% कर के विरोध में यह चलाया गया था। ध्यान रखिएगा, 30% कर के विरोध में चलाया गया था और आंदोलन के पश्चात सरकार ने यह बढ़ोतरी वापस ले ली थी। और इस आंदोलन की सफलता के पश्चात वहां की महिलाओं की ओर से महात्मा गांधी ने उन्हें सरदार की उपाधि प्रदान की थी। ध्यान रखिएगा, बारदोली सत्याग्रह के पश्चात ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि महात्मा गांधी के द्वारा बारदोली की महिलाओं की ओर से प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, टेकरिनई उत्सव कहाँ मनाया जाता है?
ए अरुणाचल प्रदेश, बी असम, सी नागालैंड और डी त्रिपुरा। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, नागालैंड में सेक्रेनई उत्सव मनाया जाता है। और यह जो है नागालैंड राज्य में फुसेनी, ध्यान रखिएगा, नागालैंड राज्य में फुसेनी के रूप में मनाया जाता है और यह अंगामी नागो समुदाय के द्वारा इस त्योहार को मनाया जाता है। और इस त्योहार को मनाने का जो मूल उद्देश्य है कि पिछले पापों को धोने के लिए इसे मनाया जाता है। अगर हम लोग कहें तो मूल रूप से यह एक शुद्धिकरण उत्सव है, मूल रूप से शुद्धिकरण उत्सव है। और इस उत्सव को मनाने के उपरांत जो मनुष्य के अंदर नकारात्मक ऊर्जा होती है, नकारात्मक ऊर्जा जो होगी वह ऊर्जा समाप्त हो जाती है। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी के मुख्य वास्तुकार कौन थे? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, बी सुभाष चंद्र बोस और मोतीलाल नेहरू, सी जवाहरलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, डी जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू के द्वारा ही स्वराज पार्टी का गठन किया गया था और ये दोनों ही इस पार्टी के मुख्य वास्तुकार थे। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में इलाहाबाद, जिसे आज के दिन में हम लोग प्रयागराज के रूप में जानते हैं, प्रयागराज में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। और ध्यान रखिएगा ये जो डेट है आपका 1 जनवरी हो जाएगा, 1 जनवरी 2023। और नवंबर 1923 में प्रांतीय और केंद्रीय स्तर पर जो चुनाव संपन्न हुए थे उसमें स्वराजियों ने हिस्सा लिया था और केंद्रीय विधानमंडल की 101 निर्वाचित सीटों में से 42 सीट पर इन्हें सफलता प्राप्त हुई थी। और स्वराज पार्टी की जो स्थापना थी, ये पार्टी की स्थापना कांग्रेस के अंदर ही की गई थी। ध्यान रखिए, कांग्रेस से अलग पार्टी नहीं थी, कांग्रेस के भीतर ही चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, अवध के किसानों का नेतृत्व कौन कर रहा था? अवध किसान आंदोलन के दौरान उस समय अवध के किसानों का नेतृत्व कौन कर रहा था? ऑप्शन है बाबा रामचंद्र, बी मोतीलाल नेहरू, सी चित्तरंजन दास और डी इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाबा रामचंद्र के द्वारा अवध के किसानों का नेतृत्व किया जा रहा था। और बाबा रामचंद्र ने अवध के तालुकदारों और जमींदारों के विरुद्ध किसानों के विद्रोह का नेतृत्व 1920 ईस्वी में किया था। और बाबा रामचंद्र मूल रूप से महाराष्ट्र के रहने वाले थे, लेकिन इन्होंने अवध को अपनी कर्म भूमि बनाई थी। और इनके द्वारा चलाया गया आंदोलन क्या था? 1920 का अवध किसान आंदोलन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे पहला हवाई जहाज कहां उड़ा था? ऑप्शन ए है उत्तरी कैरोलिना, बी न्यूयॉर्क, सी लॉस एंजल्स और डी ह्यूस्टन। तो हम लोग जानते हैं कि दुनिया का पहला हवाई जहाज उड़ाया था राइट ब्रदर्स ने, लेकिन उड़ाया कहां था, किस स्थान पर इसे उड़ाया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उत्तरी कैरोलिना में विश्व का पहला हवाई जहाज राइट ब्रदर्स के द्वारा उड़ाया गया था। और कब? तो 17 दिसंबर 1903 ईस्वी को अमेरिका के उत्तरी कैरोलिना के समुद्र तट पर राइट बंधुओं ने पहला हवाई जहाज उड़ाया था, जो 120 फीट की ऊंचाई तक उड़ा था और उसके पश्चात वह गिर गया था। उल्लेखनीय तथ्य है कि 1909 ईस्वी में राइट ब्रदर्स ने फ्लाइंग मशीन के रूप में इसका पेटेंट अपने नाम से करवाया था। और दोनों बंधुओं का नाम क्या था? तो बिल्बर राइट और ऑरविल राइट। बिल्बर और ऑरविल राइट दोनों भाई थे जिन्होंने हवाई जहाज का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, कर्नाटक में वीरशैव आंदोलन के आरंभकर्ता कौन थे? ऑप्शंस हैं बसावना, डी शंकराचार्य, सी तुकाराम और डी रामानुज। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बसावना कर्नाटक में वीरशैव आंदोलन के आरंभ करता थे। और ये 12वीं शताब्दी में इन्होंने कर्नाटक में वीरशैव आंदोलन को प्रारंभ किया था। उल्लेखनीय तथ्य है कि बसवन्ना जो थे वो कलचूरी राजा के दरबार में मंत्री थे और इनके अनुयायी वीरशैव या लिंगायत कहलाए। और ये लोग शिव की आराधना लिंग के रूप में करते थे तथा इस समुदाय के पुरुष जो थे ये अपने बाएं कंधे पर चांदी के एक पिटारे में शिवलिंग, लघु शिवलिंग को धारण करते हैं।
अगला प्रश्न है 1940 में बार्ली विद्रोह भारत के किस राज्य में हुआ था? ऑप्शंस है तमिलनाडु, बी पंजाब, सी पश्चिम बंगाल और डी महाराष्ट्र। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1940 में बार्ली विद्रोह भारत के महाराष्ट्र में हुआ था और इस बार्ली विद्रोह का जो मूल स्थान था वह महाराष्ट्र में ठाणे था। और बार्ली आदिवासियों का मूल निवास स्थान कहाँ है? तो महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा के तटीय क्षेत्रों और उसके आसपास के इलाकों में इनका निवास स्थान था। और इनके विद्रोह का मूल कारण था बंधुआ मजदूरी तथा शादी करके गुलाम बनाने की सामंतवादी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए ही बार्ली आदिवासियों ने बार्ली विद्रोह 1940 ईस्वी में ठाणे महाराष्ट्र में किया था। अगला प्रश्न है मुदलियार आयोग। मुदलियार आयोग किससे संबंधित है? ऑप्शन ए सुरक्षा नीति, बी माध्यमिक शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के लिए, सी केंद्र राज्य संबंध और डी गृह नीति। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी माध्यमिक शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के लिए मुदलियार आयोग का गठन 1952 ईस्वी में किया गया था। और इस आयोग का कार्य क्या था? तो माध्यमिक शिक्षा के स्वरूप, उसकी विशेषताओं, कमियों एवं आवश्यक परिवर्तनों को जानने के लिए इस आयोग का गठन सरकार के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है भित्ति मेहराब प्रणाली का प्रयोग सबसे पहले किस मकबरे में हुआ था? ऑप्शन ए है इल्तुतमिश के मकबरे में, बी अलाई दरवाजे में, सी गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे में और डी हुमायूं के मकबरे में। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भित्ति मेहराब प्रणाली का प्रयोग सर्वप्रथम अलाई दरवाजे में किया गया था। और इसकी व्याख्या देखें तो स्थापत्य कला में गुंबद को आधार प्रदान करने के लिए सबसे पहले भित्ति मेहराब प्रणाली का प्रयोग जो हुआ था अलाई दरवाजा में हुआ था। और अलाई दरवाजा का निर्माण 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लाल बलुआ पत्थर से करवाया गया था। उल्लेखनीय तथ्य है कि अलाई दरवाजे का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से करवाया गया था और इसे इस्लामी स्थापत्य कला का या इस्लाम स्थापत्य के खजाने का सबसे सुंदर हीरा माना जाता है। यह कहना है पुरातत्ववेत्ता मार्शल ने यह उक्ति अलाई दरवाजे के संबंध में कही थी। अब अलाई दरवाजा स्थित कहाँ है? तो ध्यान रखिएगा अलाई दरवाजा दिल्ली के मेहरौली में, ध्यान रखिएगा मेहरौली में स्थित कुतुब परिसर में अलाई दरवाजा स्थित है। और भारत में कुबतुल इस्लाम मस्जिद का जो है वह कहाँ स्थित है? दिल्ली के उसी कुतुब परिसर में स्थित है और उसका दक्षिणी प्रवेश द्वार को हम लोग अलाई दरवाजे के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है दाग और हुलिया प्रथा किसने प्रारंभ की थी? ऑप्शंस है इल्तुतमिश के द्वारा, बी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, सी बलबन के द्वारा और डी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दाग और हुलिया प्रथा सर्वप्रथम ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। और अलाउद्दीन खिलजी ने एक सैन्य विभाग दीवाने आरिज में सैनिकों के हुलिया रखने की व्यवस्था की थी और इसने घोड़ों को दागने की प्रथा भी आरंभ की थी। ध्यान रखिएगा सैनिकों का हुलिया इसलिए लिखा जाता था ताकि स्वयं के स्थान पर किसी और को युद्ध के समय न भेजा जा सके। साथ ही राज्य के द्वारा दिए गए घोड़ों के स्थान पर कमजोर या बीमार घोड़ों को युद्ध के समय शामिल न किया जाए। तो इन सभी चीजों से बचने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दाग और हुलिया प्रथा प्रारंभ की थी। तो 30 प्रश्नों का MCQ टेस्ट सीरीज आर या पार यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आज के सेशन से भी आप लोगों को उपयोगी जानकारी प्राप्त हुई होगी, साथ ही सेशन से लाभ प्राप्त हो रहा होगा। यदि सेशन से लाभ प्राप्त हो रहा है तो वीडियो को अपने ग्रुप्स और मित्रों के साथ शेयर करने के अतिरिक्त लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन वाली घंटी को दबा दें ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियो को लाता रहता हूँ। थैंक यू।